संतुलन को लेके जा सकता है। ये आर्टिफिशियल है। मेटावर्स में ये भी पॉसिबल हो जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये मेरी प्रॉपर्टी है। Thank you so much, Mr. Majal, for such wonderful words and for such a scary thought that in the possible future, millions, if not billion, of jobs will be redundant. But again, that is the future that we have to look forward to. Up next, we have Mr. Ghulam Mustafa, CEO, HR Legends. I would like to call him on stage. He will be talking about designing talent management strategies. Mr. Ghulam Mustafa is an accomplished HR and tech professional with over 15 years of experience. मैं थोड़ा सा ज़रा चेंज करना चाहूँगा if you don't mind. If you request Mr. शुएब साहब कि वो ज़रा पहले आ जाए. आपकी प्रेजेंटेशन रेडी है सर? वो HR चैलेंजेस आपने शेयर की? जी मैंने ठीक है, चलिए ठीक है। ओके जी, मेरा प्लान था कि मैं ज़रा एंड पे कर दूँ। अच्छी चीज़ें इन्होंने डिस्कस करनी थी, HR प्लानिंग और HR challenges, but we can discuss talent management first. तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन तो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आगे करते स्किप करते हैं। ओके, अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ज़रा मेरा क्वेश्चन आंसर टाइप सेशन होगा। तो आप लोगों के ख्याल में टैलेंट क्या होता है? खुदादाद सलाहियत। खुदादाद, ये तो आपने उर्दू में तर्जमा कर दिया। वैसे मियाँदाद, चबिया मियाँ, वैसे टैलेंट का मतलब क्या है? आपके ज़हन में कुछ तो आता ही होगा। सलाहियतें, खास क्वालिटी क्या है उसको, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, यूनिक एबिलिटी, यूनिक क्वालिटी। बहुत सारे टैलेंट कॉमन होते हैं तो फिर वो यूनिक तो ना हो। अच्छा, यानी कि मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं। तेरी कॉन्फिडेंस कॉमन हो गया। कॉन्फिडेंस का, ठीक है। निश, ये है ना ट्रेनर की तरफ से। निश टैलेंट ये होता है कि जब हम लोग आम कहते हैं ना कि यार मुझे टैलेंटेड बंदा चाहिए, कहते हैं, तो वो जो हमारे अंदर वो जो हम जोर डाल के बात करते हैं उसका मतलब क्या होता है? कोई बहुत ही खास, स्किलफुल, स्किल्ड, एग्जैक्टली वो जो उन्होंने बात की, जो सर ने बात की, कोई बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड जो है ना, यानी कि अगर हम HR में बात करते हैं तो हम कहते हैं HR में हमें यार कोई टैलेंटेड सा बंदा हो। कोई जहाँ साहब ने मुझे कहा मुझे खातून चाहिए, कोई टैलेंटेड सी बात है। उस वक्त उनका ये जज्बात जो है ना वो बता रहे थे, इतनी टैलेंटेड हो सर। वो अभी एक वैसे ने दिखाई थी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो खातून तैयार हो सकती और टैलेंट। तो सो व्हेन वी नीड टैलेंट, दैट मीन्स हमें कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन चाहिए, ठीक है। आप लोग जो HR प्रोफेशन में लोग हैं, चूँकि टाइम की लिमिट है तो टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, तो आप लोगों के जहन में ये होगा कि क्या जब आप लोग शुरू में HR में हैं, वैसे मैंने HR का जो करियर है वो 2006-07 में स्टार्ट किया, तो उस वक्त जो था ये टैलेंट का लफ्ज़ इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं था, कोई इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं होती थी। लेकिन ग्रेजुअली जब हम लोग शिफ्ट किए 2010 के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो गई। तो टैलेंट मैनेजमेंट का जो लफ्ज़ है, हालांकि मैं जब इंग्लैंड में UK में मैं MBA कर रहा था 2005 में, तो वहाँ पर हमें टैलेंट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है वो पढ़ाई जाती थी। तो लेकिन पाकिस्तान में जब मैं आया तो यहाँ पर अभी टैलेंट मैनेजमेंट की इतनी बात नहीं होती, लेकिन 2010 के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होना शुरू हो गई। तो मुझे बताइए, इससे पहले ये टैलेंट की क्यों डिस्कशन नहीं हो रही थी? ये टैलेंट की डिस्कशन अभी भी, जो आज भी मैं जब डिस्कशन करता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, मैं HR पढ़ाता भी, ट्रेनर भी, तो मैं यही जो है ना, ये जो शिद्दत होती है वो टैलेंटेड बंदा चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टैलेंट। टैलेंट इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक क्वालिटीज। अब जब हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, चूंकि मेरा टॉपिक है आज डिजाइनिंग टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, तो जरा नेक्स्ट अगर आप करेंगे
तो ये जब आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी होती है तो उसके लिए आपको कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब जो टैलेंट मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजी होती है ये एलिमेंट्स हैं जिनको वो कवर करती है। नंबर 1 कि आपने टैलेंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, उसके बाद विद इन अट्रैक्ट हमने उसको अक्वायर कैसे करना है, व्हाट इज द मेथड टू एक्वायर, फिर उसके बाद है रिटेन करना। अब वो आपने टैलेंट ले तो लिया, वो जो हाईली टैलेंटेड आपने रिसोर्स ऑन बोर्ड कर लिया विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको ले आए। अब उसके बाद मसला ये है कि हमेशा याद रखें, वो क्या कहते हैं ना कि अच्छी गाड़ी और अच्छी बीवी को संभालना ज़रा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर इसी तरह से अच्छा टैलेंट अगर आप ले आए तो वो गाड़ी से और बीवी से ज़्यादा ज़रा नखरे वाली चीज़ होती है, लेकिन अब क्या करें, चलती है समझाने के लिए। टैलेंट को आप स्टूपिड कह रहे बीवी और गाड़ी वाली बात को नहीं, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ख्याल करें, इम्पोर्टेंट। देन डेवलप, अब उसको आपने कंटिन्यूसली ग्रो भी करना है। अब व्हाट इज द वे टू डू दैट, फिर अप्रेज कैसे करना है, फिर रिवॉर्ड कैसे करना है। अब आप ये देख लें आपके टैलेंट मैनेजमेंट में कितने सब एरियाज हैं जो कि कवर हो रहे हैं, लेकिन इस सारी चीज़ को करने के लिए आपको कुछ ज़रा टैलेंट के पीछे जाना पड़ेगा। अगर मैं नेशनल लेवल पर बात करूं पाकिस्तान के अंदर, तो आप लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा नेशनल लेवल पर ज़रा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के जो पूरे टैलेंट को डिवाइड करूं अक्रॉस पाकिस्तान, तो आप लोग कितने डिवीजन्स में उसको डिवाइड करेंगे, आपका क्या है? ओवरऑल पाकिस्तान का टैलेंट है, नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का टैलेंट क्या है, तो वो कैसे डिवाइड करेगा उसको? टैलेंटेड एंड नॉट टैलेंटेड। ठीक है, गुड। और चार कौन कौन सा करेंगे आगे जरा प्लीज लाइन। ये हमारा टैलेंट दो मेजर डिवीजन्स में डिवाइड हो जाएगा, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। विद इन पब्लिक सेक्टर जो हमारा टैलेंट चला जाएगा, कुछ लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, CSP ऑफिसर्स बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, आर्म फोर्सेस में चले जाते हैं, पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, एजुकेशनिस्ट बन जाते हैं, एडवोकेट्स बन जाते हैं। ये जब हम लोग मैट्रिक के बाद ये जो सर ने बात की कि जो सक्सेसफुल लोगों की जो कैटेगरीज बनना शुरू हो जाती हैं, उसमें से कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस बन गए, कुछ इन डिफरेंट उन्होंने डिपार्टमेंट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। अब आगे हम लोग प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो हमारा टैलेंट होता है, सबसे पहले ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, अंडर मैट्रिक लोग हैं, ये एक हमारा टैलेंट है। उसके बाद डिप्लोमा होल्डर्स हैं, फिर बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, फिर IT ग्रेजुएट्स हैं, फिर आपके लॉ ग्रेजुएट्स हैं, सोशल साइंसेज में आ जाते हैं, फाइनेंस के ग्रेजुएट्स हैं। अब आपने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है, तो सबसे पहले यू हैव टू पिक कि आउट ऑफ दिस प्राइवेट सेक्टर आपका जो टैलेंट की डिवीजन है, इसमें से विच इज़ द रेलेवेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरा डिप्लोमा है, तो उसमें मैं लोगों से सवाल करता हूँ कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रेश टैलेंट को हायर करना है। दो तरह का टैलेंट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं, एक फ्रेश होता है और एक एक्सपीरियंस्ड होता है, जो लेटरल एंट्रेंट जिसको हम लोग करते हैं। बाय द वे, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए दो मेजर चीज़ों की क्या ज़रूरत होती है? सर ने भी बताया था, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। उसको हम लोग कहते हैं एक टेक्निकल नॉलेज और एक नॉन टेक्निकल नॉलेज चाहिए। यानी कि टेक्निकल नॉलेज किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कम चाहिए होता है और टेक्निकल नॉन टेक्निकल ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब ये हमारे सामने दो डायरेक्टर HR बैठे हुए हैं, अब इनसे अगर पूछेंगे HR की चीज़ें ये कम यूज़ करते हैं, और पब्लिक स्किल्स होती है ना अपनी, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, टैक्टिक्स, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें ये लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो लोग कामयाब अपनी ज़िंदगी में हो पाते हैं, उनका मसला भी ये भी होता है कि उनके अंदर ये जो दूसरी स्किल्स है ना, टेक्निकली हो सकता है वो बड़े साउंड हो। एक बंदा बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो अच्छा पब्लिक डीलर नहीं है, वो लोगों को अच्छा डील नहीं करता, तो लोग उससे डरते हुए आते नहीं। तो डॉक्टर साहब के पास आते हैं, दवाई खाती है, क्यों नहीं खाती, दफा हो जाए। मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं, लिटरली वो अपने क्लिनिक से निकाल देते हैं। सो आपने अपना जब टैलेंट डिजाइन करना है स्ट्रेटजी, तो आउट ऑफ दीज टू आप कहाँ पर फॉल करते हैं, ये एक क्राइटेरिया है। नेक्स्ट कीजिएगा।
अब विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन क्या है? आपने अगर अपनी टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या डिसीजन करेंगे? तो आप ये देखिए जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उसको अगर आप रैंकिंग करें, ये वाली जो मेरी जो राइट वाला बॉक्स है इसको अगर आप देखें तो हमारे पास 4 कैटेगरीज के इंस्टीट्यूट है, कैटेगरी A, B, C, D। तो आपने क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको डिफाइन किया विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि आप किस इंस्टीट्यूट्स के लोगों को हायर करेंगे, और अगर हायर करेंगे तो उसका मीनिंग क्या है? अगर लाइक आप इंस्टीट्यूट A का बात करते हैं तो उसमें कौन सी है? जनरली इंस्टीट्यूट A कैटेगरी में जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आती हैं, जो फॉरेन क्वालिफाइड आपके लोग होते हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में उसके लेवल पे जो मैच करती हैं, लम्स है, IBA है, कराची है, फिर GI की है, ये उसके साथ मैच कर रहा होता है, या नस्ट को कुछ लोग उसके लेवल पर लेकर आते हैं। कैटेगरी B इंस्टीट्यूट फिर आ जाते हैं आपके जो लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कराची में IOBM है, लाहौर में आई डोंट नो, लम्स के बाद LSE आता है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को उस लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर C कैटेगरीज में ज़्यादातर जो मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया मल्टीनेशनल्स के साथ और लीडिंग पाकिस्तान की कंपनीज के साथ, वहाँ पर हमने ये जो डेफिनेशन बनाई थी टैलेंट की इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो वहाँ पर अपनी जो पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी है, ये जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको हम लोग कैटेगरी C पर लेकर आते थे। एंड आप इमेजिन करें ये कैटेगरी C वो वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर लोग मेरिट पर फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं, और वो कैटेगरी C में आ रही हैं आपके टैलेंट के अंदर। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके CSS प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इनको कैटेगरी C में फॉल करती हैं, और हम लोग प्राउड कर रहे हैं। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मैंने इसे, लेकिन जो इसकी डेफिनेशन है व्हेन इट कम्स टू टैलेंट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जो बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फिर D कैटेगरी में चली जाती हैं। उसमें यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, उसकी जो लिस्ट है हो सकता है आप लोग कुछ उसमें से क्वालिफाइड हो और वो माइंड करें, तो लेकिन दीज आर दी 4 कैटेगरीज। तो आपने ये देखना है कि जब आपने फ्रेश टैलेंट को हायर करना है तो आप किसको उठाएंगे? अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी यूनिवर्सिटी को आपने पिक करना है? A को, B को, C को, D को। लेट्स से आपने A को करना है। अब आ जाए जी वापस लेफ्ट साइड पर। तो सबसे पहले जो मल्टीनेशनल कंपनी जब हायरिंग करती है वो सबसे पहले A और B रैंक यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को उठा लेती है, ठीक है। अब आपके पास बचे स्टूडेंट्स जो बाकी बचेंगे वो बचेंगे C और D वाले, उनको उठा लिया, C कैटेगरी को उठा लिया। जो डोमेस्टिक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेकंड नंबर पे मैंने लिखी है। लेट्स से HR लेजेंड्स आता है, ये स्टार्टअप्स में, हम लोग उसमें भी नहीं आते, मल्टीनेशनल में भी नहीं है, डोमेस्टिक लार्ज में भी नहीं है, डोमेस्टिक स्मॉल में भी नहीं है, फिर स्टार्टअप में भी नहीं है। आपका जो टैलेंट है वो कैसे जाता है? हाउ इट गोज टू यूनिवर्सिटीज, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जाता है? पहले नंबर पे जो आपका टॉप टैलेंट होता है, जिसको हम लोग आपकी हाईली टैलेंटेड लोग कहते हैं, दे गो टू मल्टीनेशनल्स। उसके बाद जो टैलेंट बचता है इट गोज टू डोमेस्टिक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एंग्रो है, टेस्पन इंजीनियरिंग है, इस तरह के और भी बड़े सारे नाम हैं जो डोमेस्टिक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, VN ग्रुप है, ठीक है, पहाड़ सीमेंट है, ये सारा उधर चला गया। उसके बाद जो टैलेंट बचा जिसको नौकरियां नहीं मिली वो फिर चला गया किधर? डोमेस्टिक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी रीजनल लेवल पे काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ पंजाब में है, लाहौर में है, कराची में है, पेशावर में, वहाँ पर चला गया। अब उसके बाद जो टैलेंट बचेगा वो फिर आएगा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि अब जिसको जॉब नहीं मिलती जा रही, रिड्यूस होता जा रहा है टैलेंट, अब वो आ जाएगा। उसके बाद फिर अब आप ये कहें कि जी आई नीड हाईली टैलेंटेड पीपल, तो व्हाट विल हैपन? आप कंपेयर करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को कि जो अब आप उसको कंपेयर कर लें, मैं टैलेंट ले रहा हूँ D और पे करना चाह रहा हूँ, या मैं टैलेंट ले चाहता हूँ A और मेरी जो सैलरी है वो है D वाली, तो फिर तो आप नहीं ले सकते ना सर। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इख्तिलाफ होता है जब हम लोग टैलेंट के साथ आपको फिर अगली जो स्ट्रेटजी डिजाइन करनी पड़ती है वो होती है रिवॉर्ड स्ट्रेटजी। अब अगर आप A टैलेंट को लेंगे, वही जो मैंने एग्जांपल दी थी जिसके ऊपर आपने कहा कि रेलेवेंट नहीं रही, कि वो फिर आपको अगर अच्छी गाड़ी चाहिए, अगर मेरे पास मेहरान है तो उसकी मेंटेनेंस भी मेहरान वाली है, और अगर मैंने गाड़ी लेनी है, लेट से मैंने
सिविक लेनी है या लैम्बोर्गिनी लेनी है, जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो फिर उसके लिए ऑब्वियसली मुझे उसकी मेंटेनेंस भी वो चाहिए, तो वो आपको वो सारी चीज़ें आपको अफोर्ड करनी पड़ेंगी। तो ये आपके वो फैक्टर्स हैं जो आपको टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को बनाने में आपको हेल्प कर रहे होंगे। फिर मैं इसको लिंक कर देता हूँ जाके एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के साथ। अब आपने अज्यूम कर लिया जी कि आपने कैटेगरी सी का टैलेंट लेना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं फ्रेश हायरिंग की बात करूँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ठीक है जी, थैंक यू। तो उसके लिए अब आपने ये देखना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, उसका ग्रेड क्या होगा स्टूडेंट्स के और उसके मार्क्स क्या होंगे। अब लेट्स से आपका क्या हाल है कि कैटेगरी ए की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सारे लोग टैलेंटेड हैं, कैटेगरी बी में सारे लोग टैलेंटेड हैं, तो उसको आप कैसे फिल्टर करेंगे? उसके लिए फिल्टर क्राइटेरिया अक्सर जो लोग मुझे कहते हैं जी कि मैं ये डिस्क्रिमिनेशन है कि एक अच्छे अगर मैं इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ सका, मुझे हालात ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन मुझे ऑर्गेनाइजेशन हायर क्यों नहीं करती, तो मैं कहता हूँ मुझे बताओ कि भी ऑर्गेनाइजेशन के पास फिल्टर क्राइटेरिया क्या है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से लोग टैलेंटेड हैं? अगर 100 लोग आकर खड़े हो जाएं, ठीक है, वो उसको कैसे फिल्टर करेगी? यही क्राइटेरिया ना उसके पास टैलेंटेड लोगों का कि जी आप कितने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हैं, आपके ग्रेड स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपका ग्रेड कम भी है तो आप टैलेंटेड हो सकते हैं, ठीक है, उसके लिए फिर आप एक टेस्ट के लिए आ जाए, आप टेस्ट को पास करें। भी उसने तो किसी तरीके से आपको शॉर्टलिस्ट करना है ना, पाकिस्तान है ना, मजे हैं यहाँ पर, हम जिसको मर्जी रिजेक्ट करते हैं, जिसको मर्जी एक्सेप्ट कर लें। मैं अब कल हमारी डिस्कशन चल रही थी और डिस्कशन ये थी जी कि इज एक्सपीरियंस कैन एक्सपीरियंस रिप्लेस योर डिग्री और कैन डिग्री रिप्लेस योर एक्सपीरियंस? नो, दे कैन नॉट। क्योंकि आप पाकिस्तान में तो ये है ना कि हम लोग लोगों को पिक कर लेते हैं, लेकिन बाहर तो लॉज अवेलेबल है। अब यूके में, यूरोप में, अमेरिका में चले जाए, वहाँ पर तो आप किसी कैंडिडेट का अगर सीवी भी सिलेक्ट नहीं करते और उसके लिए अगर वो कोर्ट में चला जाता है तो आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन? सो दीज आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड। यहाँ पर मैंने लिंक कर दिया है इसको, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को अवेलेबल भी हो जाएगी, आप लोग मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लेटर ऑन चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। 10 मिनट के अंदर स्ट्रेटजी तो नहीं डिज़ाइन हो सकती, लेकिन थोड़ी बहुत आप क्या कहते हैं कि हम लोग थोड़े अपने ज़हन को ओपन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि अट्रैक्ट करने के लिए आप कौन से टूल यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने आउट ऑफ दीज 4 कैटेगरी जो ABCD का टैलेंट है उसमें से उसको अट्रैक्ट कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जॉब वैकेंट हुई है और आपका मैसेज सही लोगों तक गया ही नहीं है, एप्लीकेंट ही नहीं आया, तो आपका एक फेलियर एज एन HR प्रोफेशनल। उसके बाद जब आपने उसको रख लिया है तो फिर आप उसको रिटेन कैसे करेंगे? अब रिटेन करने के लिए ये नहीं जो आजकल सोशल मीडिया में चलता है जी कि बर्थडे हो गई, ठीक है, आपने फूड अरेंज कर लिया, पार्टी अरेंज कर ली। मैं अक्सर बात करता हूँ आपने ट्रिप अरेंज किया हुआ है, मैंगो पार्टी अरेंज की हुई ऑफिस में, लेकिन किसी को डेडलाइन की फिक्र पड़ी हुई है, वो मैंगो पार्टी के अंदर इतने डल फेसेस नजर आ रहे होते हैं, साफ नजर आ रहा था। दिस इज नॉट एंगेजमेंट एक्टिविटी। वो कहते हैं कि हम तो ये, दिस इज नॉट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट एक्टिविटी ये नहीं होती, उसका एक पूरा सिस्टम होता है। और ये इम्प्लाई एंगेजमेंट ये नहीं होती कि आपने मैंगो पार्टी कर ली, आपने ऑरेंज पार्टी कर ली है, आपने रेड ड्रेस कोड कर दिया, आपने ग्रीन को उसकी तस्वीरें लगा रहे हो और आप शो कर रहे हैं जी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़बरदस्त है। नो, दिस इज नॉट। उसके बाद है हाउ टू डेवलप योर लीडरशिप। टैलेंट इज फॉर टुडे एंड टुमारो। आज तो आपका टैलेंट आ गया, आज के लिए आपने हायर कर लिया, कल क्या होगा? अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं 20-20 साल से, ना वो छोड़ते हैं ना वो उनको छोड़ने देते हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने उसकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं रखी या उनके पास कोई लीडरशिप प्रोग्राम ही अवेलेबल नहीं। अगर है तो वो इफेक्टिव नहीं है। अब उसकी इफेक्टिवनेस जब तक आपकी टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी नहीं होगी, उसकी इफेक्टिवनेस सामने नहीं आएगी। ट्रेनर्स हैं, ट्रेनिंग करवानी थी मैंने, तो लेट्स से आई कैन ट्रेनर से ट्रेनिंग कराना, क्यों? बस HR का नाम होना चाहिए, उन्होंने ट्रेनिंग कराई, रिजल्ट आया या नहीं आया उसको कोई पता नहीं, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग थी वो पूरी टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करके बनाई ही नहीं गई। क्या वो ट्रेनिंग यहाँ से निकली है आपकी? क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अगेन मसला वही है कि HR के लोगों को खुद बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, वो उनके पास वो टूल्स नहीं है जिनको वो एक्चुअली अप्लाई कर सकें, वो वही टूल्स अप्लाई करें, पब्लिक स्किल्स वाले टूल्स। उसके बाद अप्रेजल कैसे करना है आपने, या आपके टैलेंट के साथ लिंक होगा। फिर हाउ वुड यू रिवॉर्ड दैम, आपने उनको पैसे कितने देने हैं और किस किस वक्त देने हैं।
ये नहीं कि आप सैलरी ही देंगे, क्योंकि पहले जो 10 साल होते हैं ना आपकी जॉब के, उस वक्त आपको सैलरी बहुत मैटर करती है। उसके बाद जो अगले 10 साल होते हैं उसके बाद फिर आपको सैलरी इतनी मैटर नहीं करती, आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मैटर करती है, आपको कंफर्ट ज़्यादा मैटर करता है। और उसके बाद जो अगले 10 साल होते हैं फिर आपको सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको इन 30 सालों को जेन में रख के आपको स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। आपके पास किस एज ग्रुप का एम्प्लॉई है, किस लेवल का एम्प्लॉई है, उसको आपने फिर टच करना। तो विद दिस टाइम इज अप, थैंक यू वेरी मच।